स्वागत है मित्रों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू कर रहा हूं टक्कर भाग 4। उसके बाद देवराज चौहान, रजत सेठी, शिवराम और सुंदरलाल ने मिलकर जैसे तैसे हद से भारी वैन के उस 4 बाई 8 फीट के बक्से को उठाकर, सरकाकर, धक्के मारकर बाहर, जहां सुंदरलाल के दोनों मित्र मौजूद थे, जहां कारों के ढांचे मौजूद थे, जहां दोनों मैकेनिक दिन भर कार ठीक करने का नाटक करते रहे थे, जहां से गैराज का मुख्य द्वार सिर्फ 30 फीट दूर था और सड़क सामने ही नजर आ रही थी, ला रखा था। ये सब करके देवराज चौहान के कहने पर वो भीतर आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम करना क्या चाहते हो, सुंदरलाल अजीब स्वर में बोला। अरबों की दौलत तुमने बाहर खुले में रख दी है। वो सुंदरलाल, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, वैन का वो बक्सा आर्म्स प्रूफ वॉल्ट से कम नहीं है, और बड़ी बात तो यह है कि वो रिमोट कंट्रोल से खुलता है, जो कि हमारे पास नहीं है और उसे हासिल भी नहीं किया जा सकता। अगर स्टील के उस आर्म्स प्रूफ मजबूत बक्से को किसी प्रकार काटा जाए तो शोर होगा, और वो शोर गैराज के उस हिस्से में हो जहां कारों की रिपेयर ना होती हो, तो ये बात तगड़े शक की वजह बन सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो, शिवराम ने उलझन भरे स्वर में कहा। यह कि ज्यादा देर हमारा भीतर रहना खतरे से खाली नहीं है। एयर इंडिया के इस बख्तरबंद ट्रक एयर इंडिया के इस बख्तरबंद ट्रक का यहाँ रहना खाली नहीं खतरे एयर इंडिया के इस बख्तरबंद ट्रक का यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। पड़ोसी मेहता ही कभी भी इसे देख सकता है, इसलिए इसे यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है, और इसे अभी ही यहाँ से हटाया जाएगा। बख्तरबंद ट्रक को? सुंदरलाल के होंठों से निकला। हाँ। ट्रक की साइडों में लिखे एयर इंडिया कार्गो के शब्दों को क्यों साफ कराया, शिवराम ने पूछा। ताकि जब ट्रक यहां से ले जाया जाए तो फौरन ही इसे कोई ना पहचान ले। कहने के पश्चात देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सब पर निगाह मारी। और और वो बॉक्स जिसमें अरबों की दौलत है, जो तुमने बाहर खुले में रखवा दिया, जिसे कोई नहीं ले जा सकता, देवराज चौहान ने शिवराम की बात काटकर कहा। हम चार तो उसे हिला नहीं पा रहे, तो कोई उसे ले जाएगा वहां से, ये सोचना भी मूर्खता है। अरबों की दौलत को बाहर का खुलापन जो सुरक्षा दे सकता है, वो हम उसे यहां नहीं दे सकते। और फिर हमने वैन को उस आर्म्स प्रूफ बॉक्स की ऐसी हालत कर दी है और फिर वैन के उस आर्म्स प्रूफ बॉक्स की हमने ऐसी हालत कर दी है कि देखने में वो पुराना, जला हुआ, बेकार कबाड़ लगता है। उसे वहां पड़े देखकर मेरे ख्याल में कोई उस पर शक भी नहीं कर सकता, और इस ट्रक से फुर्सत पाने और दिन निकलने के पश्चात हम किसी प्रकार उस बॉक्स में मौजूद अरबों के जवाहरातों को निकालने की सोचेंगे। कार की रिपेयर के बीच हम कुछ भी करेंगे तो कोई हम पर शक भी नहीं कर सकेगा। सुंदरलाल, सुबह होने पर रिपेयर के लिए 2 कारों का इंतजाम कर लेना। सेठी भी मैकेनिकों के कपड़े पहनकर बाहर मौजूद रहेगा। शिवराम भी मैकेनिकों के रूप में ही होगा। मैं भी किसी तरह अपना चेहरा बदलकर वैन के आर्म्स प्रूफ बॉक्स को खोलने की चेष्टा करूंगा। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में हम अपने मकसद में सफलता हासिल कर ही लेंगे। कोई कुछ ना बोला। सबकी निगाहें देवराज चौहान पर थी, परंतु कोई भी देवराज चौहान की बात से सहमत हुआ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन इन हालातों में इतना साहस भी नहीं था किसी में कि वो उसके खिलाफ आवाज उठा पाता। जबकि इन हालातों से निपटने के लिए देवराज चौहान को और बढ़िया रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उन्हें खामोश पाकर देवराज चौहान ने कहा, किसी को कुछ कहना हो तो वो बेहिचक कह सकता है। मुझे, सुंदरलाल ने हिचक कर धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी बात जची नहीं। नहीं जची? नहीं, मुझे भी नहीं, शिवराम भी कह उठा। देवराज चौहान ने रजत सेठी को देखा। तुम कहो। मैं मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तुम लोगों से अलग हूं।
कोहली एक तरफ बंधा पड़ा सब देख सुन रहा था। देवराज चौहान की निगाह सुंदरलाल और शिवराम पर गई। अच्छी बात है, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। मैं सारा मामला तुम दोनों पर छोड़ता हूं। तुम दोनों ही सोचो और बताओ कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए आगे का काम। हम हम दोनों? शिवराम चौंका। हाँ, तुम दोनों। सुंदरलाल और शिवराम की आंखें मिली। देवराज चौहान, सुंदरलाल हिचकिचाकर कह उठा। हम लोग काम तो कर सकते हैं, हर कुछ कर गुजरते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता, परंतु किसी भी मामले की कमांड करना हमारे बस का नहीं है। सुंदरलाल ठीक कहता है, शिवराम ने बेचैनी से सिर हिलाया। सारे मामले को संभालना हमारे बस का नहीं है। अगर नहीं है तो फिर जो मैं कह रहा हूं वो करो। अब उनके चेहरों पर ऐतराज के भाव बहुत कम रह गए थे। देवराज चांद ने घड़ी देखी। रात के 11 बज रहे थे। सुंदरलाल, सेठी ट्रक को यहां से ले जाकर कहीं और छोड़ देगा। सुंदरलाल की निगाहें देवराज चौहान पर थी। रात के इस समय सेठी ट्रक लेकर जाएगा तो ट्रक के इंजन का शोर करेगा, और वो शोर तुम्हारे पड़ोसी मेहता को अवश्य सतर्क कर देगा। इससे पहले कि ट्रक गैराज से बाहर निकले, मेहता हर हाल में बाहर झांक कर ट्रक को देख लेगा और पहचान भी लेगा। सुंदरलाल ने हौले से सिर हिलाया। और हम नहीं चाहते कि मेहता ट्रक को देखे। लेकिन हम उसे रोक कैसे सकते हैं? ट्रक के इंजन की आवाज वो सुनेगा तो जाहिर है फौरन बाहर झांक कर देखेगा। सुंदरलाल ने होंठ काटते हुए कहा। देवराज चौहान ने कश लेकर सिर हिलाया। इसलिए ये जरूरी है कि जीवनलाल मेहता अपने घर पर मौजूद ना हो, कुछ देर के लिए दूर दूर हट जाए। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ये देखना तुम्हारा काम है, क्योंकि वो तुम्हारा वाकिफकार है। उसे कैसे संभालना है, कुछ देर के लिए यहां से कैसे हटाना है, ये तुम सोचो। देवराज चौहान ने कहा। तुम लोगों का इस तरह भीतर रहना ठीक नहीं है। बाहर जाकर बैठो और सोचो। साथ ही मेहता को यहां से जल्दी दूर करो। और सेठी, तुम हर समय तैयार रहोगे ट्रक यहां से ले जाने के लिए। अब बिना पिए मैं कोई काम नहीं कर सकता। रजत सेठी के होंठों से कांपता स्वर निकला। तुम्हारी बोतल कब की तो आई पड़ी है, सुंदरलाल ने कहा, और बाहर से बोतल लाकर सेठी के हवाले कर दी। सेठी ने कांपते हाथों से बोतल खोली और मुंह से लगा ली। देवराज चौहान कोहली के पास पहुंचा। कैसे हो तुम? ठीक ठीक हूं। कोहली ने गहरी सांस ली। अगला दृश्य। सुंदरलाल, शिवराम मैकेनिकों के कपड़े पहने गैराज के मुख्य द्वार के समीप चारपाई पर बैठे थे। सुंदरलाल के साथी एक तरफ बैठे खाना खा रहे थे। रात के 11:30 बजे बाहर की हलचल समाप्त होती जा रही थी। सामने सड़क से कभी कभार ही कोई वाहन निकलता नजर आ रहा था, या फिर पैदल गुजरता हुआ कोई राहगीर। समझ में नहीं आता कि उस साले बूढ़े को कैसे बाहर निकालकर यहां से दूर। रात का वक्त ना होता तो कुछ भी कठिन नहीं था, शिवराम बोला। लेकिन अब वो। ठीक इसी समय जीवनलाल मेहता ने गैराज के मुख्य द्वार से प्रवेश किया। उसने नाइट सूट पहना हुआ था और स्पष्ट नजर आ रहा था कि अभी तक वो बेड पर नहीं गया और पूरी तरह चाक चौबंद है। उसे देखते ही दोनों चौंके, फिर तुरंत ही संभल गए। कुछ दूरी पर 100 वाट का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी वहां पर फैल रही थी। नमस्कार सुंदरलाल जी। ओ मेहता जी, आइए आइए, सुंदरलाल फौरन बोला। मेहता ने कुछ दूर पड़ा लोहे का स्टूल घसीट कर चारपाई के पास किया और उस पर बैठते हुए शिवराम पर निगाह मारी। इसे पहले तो नहीं देखा। ये? सुंदरलाल ने शिवराम को देखा, फिर जबरन ही हंसा। मेरा शागिर्द है, अच्छा मैकेनिक है। हाथ लगाते ही कारों को ठीक कर देता है। कुछ देर पहले ही आया। सुबह एक दो मिस्त्री और आ जाएंगे। आप सुनाइए मेहता जी, अभी तक सोए नहीं? ऐसे वक्त में नींद ही कहाँ आती है। क्यों? वक्त को क्या हुआ है? याद है ना सुंदरलाल जी,
शाम को एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक की बात कर रहा था। उसे मैंने देखा था जब मैं सब्जी ले रहा था। खाना खाने के बाद उसी बख्तरबंद ट्रक की पूछताछ की बाबत मैं सड़क पर आगे गया, जिस तरफ ट्रक ट्रक गया था। लेकिन कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? पूछताछ करने पर यह बात सामने आई कि सड़क पर आगे एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक गया ही नहीं। किसी ने उसे देखा ही नहीं। सुंदरलाल का दिल जोरों से उछल पड़ा। शिवराम ने होंठे शिवराम ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। ऐसा कैसे हो सकता है? सुंदरलाल सिर हिलाकर बोला। अगर आपने एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को यहां से, इस सड़क से गुजरते देखा है, तो वो आगे भी गया होगा। नहीं गया। मैंने पूछताछ कर ली है। मेहता ने सिर हिलाया। ठीक से नहीं की होगी। ठीक से ही की है। मेहता के स्वर में विश्वास का पुट था। सुंदरलाल ने मेहता को देखा, फिर कह उठा, मेहता साहब, आइए, चलकर एक बार फिर ट्रक के बारे में पूछताछ करते हैं। अब? इस समय? अब कौन होगा? पान की दुकान खुली होगी, हलवाई खुले होंगे, और भी होंगे। चलकर देखते हैं। चलो। मेहता फौरन तैयार हो गया। सुंदरलाल मेहता के साथ गैराज से निकल गया। शिवराम ने फौरन भीतर खबर कर दी कि सुंदरलाल मेहता को कुछ देर के लिए गैराज से दूर ले गया है। रास्ता साफ है, ट्रक निकाला जा सकता है। अगला दृश्य। रजत सेठी आधी से ज्यादा बोतल खाली कर चुका था और ठीक ठाक हालत में बिल्कुल होश में था। विस्की पी लेने से उसकी आंखों में जैसे जीवन की चमक आ गई थी। अब शायद उसे किसी भी तरह का काम करने पर ऐतराज नहीं था, जबकि विस्की का नशा उसकी खोपड़ी पर सवार था। देवराज चौहान ने इशारा देवराज चौहान ने रजत सेठी को इशारा किया। जाऊं? रजत सेठी ने बोतल में से घूंट भरा और बंद करके बोतल पैंट में फंसा ली। हाँ, इस बख्तरबंद को यहां से जितनी दूर हो सके छोड़ देना, लेकिन इस बात का हर हाल में ध्यान रखना है कि पुलिस के चक्कर में नहीं फंसना है। देवराज चौहान ने कहा। हो सके तो छोटी सड़कों का इस्तेमाल करना, मेन सड़क से दूर रहने की ही कोशिश करना। पुलिस वालों के पास इस ट्रक का नंबर अवश्य होगा। ट्रक की बॉडी से एयर इंडिया कार्गो तो हट चुका है, परंतु ये हटना कुछ पलों के लिए ही उन्हें धोखे में डाल सकता है, और अगले ही पल उनकी समझ में आ जाएगा कि ये एयर इंडिया वाला ही ट्रक है जिसकी साइडें साफ कर दी गई हैं। रजत सेठी ने कुछ नहीं कहा, लापरवाही से हाथ हिला, बख्तरबंद की तरफ बढ़ गया। देखते ही देखते वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और ट्रक स्टार्ट करने लगा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर ट्रक जाने के लिए बीच के बड़े फाटक को खोल दिया। अब वहां से बाहरी गैराज का हिस्सा और मेन सड़क साफ नजर आ रही थी। बाहर मौजूद शिवराम ने रास्ते में पड़ी चारपाई और अन्य सामान हटा दिया था। ट्रक के जाने का रास्ता साफ था। तभी ट्रक स्टार्ट हुआ। रात के सन्नाटे में ट्रक के इंजन की आवाज गूंज उठी। यह खतरे का वक्त था। इंजन की आवाज रात के इस समय किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकती थी, और बेवकूफ सेठी बार बार एक्सीलेटर दबाकर रेस दे रहा था, शोर पैदा कर रहा था। होंठ भींचे देवराज चौहान सेठी की तरफ बढ़ गया, परंतु उसी पल ही सेठी ने ट्रक को गियर में डाला और बैक करने लगा। देवराज चौहान ठिठक कर एक तरफ हट गया। सेठी ट्रक को गैराज से बाहर ले जाता चला गया। फिर देखते ही देखते ट्रक गैराज से बाहर मेन सड़क पर आ गया था। देवराज चौहान ने तुरंत फाटक बंद कर दिया। सुरेश कोहली टकटकी बांधे देवराज चौहान को देख रहा था। देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया। तुमने अपने लिए खतरा काफी कम कर लिया है, कोहली ने कहा। शायद। देवराज चौहान के होंठों पर बराबर मुस्कान फैली थी। तुम्हारी योजना की दाद देनी पड़ेगी कि किस प्रकार तुमने वॉल्ट वैन से आर्म्स प्रूफ बॉक्स को वैन से अलग किया, फिर उसे जलाकर उसका चेहरा, उसका हुलिया ही बदलकर बाहर खुले में रखवा दिया, ताकि किसी को किसी प्रकार का शक ना हो।
और ट्रक भी यहां से खिसका दिया कि बचा कुचा खतरा भी न रहे। हाँ, अब आराम से वैन के बॉक्स में से किसी प्रकार अरबों के उन हीरे जवाहरात को हासिल कर लेंगे। और अगर मैं ये सब ना करता तो कोई बड़ी बात नहीं कि अपनी कोशिशों के पश्चात पुलिस ट्रक को यहां से बरामद कर लेती, क्योंकि एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक ऐसी चीज है कि उसका किसी की निगाहों में आना छिप नहीं सकता। देर सवेर में किसी को भी याद आ सकता है कि उसने ट्रक को गैराज में प्रवेश करते देखा था। जैसा कि मेहता जैसे खुशकी बंदा अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। सुरेश कोहली ने सिर हिलाया। तुम क्या सोचते हो कि दौलत हासिल करने में तुम कामयाब हो जाओगे? देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैली। तुमने गलत प्रश्न पूछ लिया है। कामयाब तो मैं हो चुका हूं सुरेश कोहली। मेरा मतलब कि ट्रक के यहां से चले जाने के बाद पुलिस अभी भी बहुत कुछ कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती। मुझे इस तरह कब तक बांधे रखोगे? खोल दो, ताकि मैं इसकी जरूरत नहीं समझता। अगला दृश्य। शिवराम से बहुत भारी भूल हो चुकी थी। उसे सेठी को सावधान कर देना चाहिए था कि दाईं तरफ मत जाए। गैराज से निकलते ही बाईं तरफ जाए, क्योंकि दाईं तरफ सुंदरलाल और मेहता गए हैं। लेकिन शिवराम जाने किन ख्यालों में था कि उसे ये सब ध्यान में ही नहीं आया। और अगर अब ध्यान आया भी तो उसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि दाईं तरफ जीवनलाल मेहता और सुंदरलाल गए थे और दाईं तरफ ही सेठी ट्रक ले गया था। शिवराम को इस बात का ध्यान आ जाता तो वो अवश्य अपना माथा पीट लेता। अगला दृश्य। अभी थोड़ी देर पहले की ही बात है। जीवनलाल मेहता चलते हुए कह रहा था। आगे का कुछ हिस्सा सुनसान था। फिर उसके बाद खासी मार्केट और रहायश के बड़े बड़े मकान थे। टीवी हॉलीवुड की एक्शन मूवी आ रही थी तो मूवी को रोककर बीच से ही फिर एयर इंडिया के ट्रक के बारे में सूचना दी गई। इनाम 2 लाख ही था, बढ़ाया नहीं। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सुबह तक इनाम 5 या 10 लाख कर देंगे। और एक सबसे खास बात ये बात मुझे बहुत जची। कायदे की बात थी। कौन सी बात? सुंदरलाल ने पूछने के बाद सिगरेट सुलगाई। टीवी में कहा गया था कि वॉल्ट वैन लूटने वाले लोग वॉल्ट वैन से हीरे जवाहरातों को प्राप्त करने के लिए वैन को खोलने के लिए तोड़फोड़ भी कर सकते हैं। इसलिए अचानक पैदा होने वाली इस प्रकार की आवाजों से सावधान रहें और संदेह होने पर पुलिस को फौरन सूचित करें। सुंदरलाल ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। बाल बाल बच गए। देवराज चौहान ने जो किया ठीक ही किया। अगर गैराज के भीतर वो कुछ करते तो इस खपती मेहता ने हर हाल में शक करना था और भीतर भी आ जाना था। साफ जाहिर था कि देवराज चौहान इन अंदेशों के बारे में पहले ही सोच चुका था। बस एक कमी रह गई सुंदरलाल जी। वो भी बता दीजिए। इनाम बहुत कम है। 2 लाख तो बहुत कम है। आप तो कह रहे हैं कि सुबह इनाम 5 या 10 लाख हो जाएगा। कहने से क्या होता है? इनाम बढ़ाएं तब ना। मेहता ने मुंह बनाकर कहा। बरबस ही सुंदरलाल के होंठों पर मुस्कान फैली। अगर इनाम 10 लाख भी हो जाए तो उसे आप हासिल कैसे करेंगे मेहता साहब? मेहता के मुंह से मेहता के शब्द मुंह में ही रह गए। दोनों पैदल ही सड़क के किनारे पर बढ़े जा रहे थे कि तभी पीछे से इंजन का तीव्र स्वर उनके कानों में पड़ा। आने वाला वाहन बहुत तेजी पर था। सुंदरलाल का हाथ पकड़े मेहता तेजी से फुटपाथ पर चढ़ गया। तभी ट्रक तेजी से सड़क पर से गुजरा। सुंदरलाल का दिल तेजी से धड़क उठा। यह वही बख्तरबंद ट्रक था जिसे रजत सेठी कहीं दूर छोड़ने जा रहा था। सुंदरलाल ने जल्दी से बगल में खड़े मेहता को देखा, जिसकी फैल चुकी आंखें उसी तरफ थी जिस ओर ट्रक गया था, और होठों ही होठों में वो जाने क्या बड़बड़ा रहा था। आइए मेहता साहब चलें। लेकिन जीवनलाल मेहता बड़बड़ाता रहा। सुंदरलाल ने उसे 2 बार पुकारा, परंतु मेहता के अंदाज में कोई फर्क नहीं आया। कुछ पलों उपरांत मेहता ठिठका और सुंदरलाल को देखा उसने। आप क्या कर रहे हैं? ट्रक का नंबर याद कर रहा था।
मेहता अब गंभीर था। नंबर? हाँ, ये वही ट्रक था जिसे मैंने दोपहर में सब्जी लेते समय देखा था। जीवनलाल मेहता की आवाज में भरपूर दृढ़ता थी। तब इस पर एयर इंडिया कार्गो लिखा था, लेकिन अब मिटा दिया गया है। इसी बात से स्पष्ट जाहिर है कि ये एयर इंडिया का वही बख्तरबंद ट्रक है जिसे शहर भर की पुलिस तलाश कर रही है, जिसमें देवराज चौहान वॉल्ट वैन को डालकर अरबों की दौलत के साथ ले उड़ा है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही बख्तरबंद ट्रक है जिसे दोपहर में देखा था? दूसरा भी तो? नहीं, ये वही ट्रक है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि ट्रक के पीछे लिखा था, बुरी नजर वाले तो विदेश चला जा। और साथ में जो जूता लटका था वो किसी का सैंडल था, किसी औरत का सैंडल था। तब मैंने सोचा था कि औरत के सैंडल के बदले आदमी का जूता होना चाहिए था। और अभी अभी जो ट्रक गया है उसके पीछे भी यही शब्द लिखे थे और औरत का सैंडल लटका था। नंबर मैंने इसलिए नोट किया है कि पुलिस से मालूम कर सकूं कि क्या एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक इसी नंबर वाला है। और मुझे विश्वास है कि इसी नंबर वाला है। सुंदरलाल को लगा कि जीवनलाल मेहता जल्दी ही उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। अब एक बात तो साफ हो गई कि सुंदरलाल जी अब एक बात तो साफ हो गई सुंदरलाल जी, कि एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक सब्जी मार्केट से इस तरफ दोपहर से ही कहीं छिपा खड़ा था और इस दरमियान उसकी बॉडी पर लिखा एयर इंडिया कार्गो साफ कर दिया गया। ऐसा करके ट्रक कहाँ ले जाया गया है ये नहीं कह सकता। आओ वापस चलें। वापस? हाँ, मेरे ख्याल में अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। मैं फोन पर पुलिस से बात करके ट्रक का नंबर जानना चाहता हूँ। 10 लाख ना सही, शायद 2 लाख का ही इनाम मुझे मिल जाए। सुंदरलाल को मन सुंदरलाल को मन किया कि इसी अंधेरे में जीवनलाल को खत्म कर दे, नाले में फेंक दे। परंतु अपनी इस इच्छा को फिलहाल वो मन में दबा कर रह गया। दोनों वापस पहुंचे। सुंदरलाल को आशा थी कि जीवनलाल मेहता अब सोने के लिए सीधा अपने घर चला जाएगा, परंतु वो नहीं गया। सुंदरलाल के साथ ही चिपका गैराज तक आ गया। आपके गैराज में फोन होता तो पुलिस को फोन करके ट्रक का नंबर कंफर्म कर लेता, मेहता ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। आसपास भी इस वक्त कहीं फोन नहीं मिलेगा? फोन तो आपके पास है मेहता जी, सुंदरलाल ने कहा। है तो, परंतु 2 दिन से गड़बड़ चल रहा है, डायल टोन नहीं आ रही। फिर तो सुबह ही फोन हो सकेगा। सुबह तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, मेहता ने जल्दी से कहा। क्या मालूम सुबह तक ट्रक के बारे में कोई दूसरा पुलिस को खबर कर दे और इनाम ले जाए। जो भी करना है मुझे अभी करना है। इसके लिए चाहे मुझे जीपे जाकर फोन करना पड़े। चौराहे पर बूथ तो है, परंतु रात 11 के बाद तो उसे एक्सचेंज से बंद कर दिया जाता है। फिर सुबह 5 बजे वो चालू कर देते हैं। खैर, कुछ वक्त तो है, सोचता हूँ ये समस्या कैसे निपट सकती है। सुंदरलाल जी? हाँ। सुंदरलाल कठिनाई से मेहता को बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी थी। परंतु उसे जाने के लिए भी नहीं कह सकता था। ऐसा करने से कहीं मेहता उनके बारे में शक न खा जाता। उसके दोनों साथी एक तरफ चादर बिछाए कच्ची जमीन पर ही लेटे थे। शिवराम कुछ दूर हाथों को कमर पर बांधे टहल रहा था। वो ट्रक सब्जी मंडी से आगे इस तरफ आया था तो? सुंदरलाल के जबड़ों में कसाव आ गया। अंधेरे के कारण मेहता उसके चेहरे के भाव नहीं देख पाया था। और फिर आगे हमने उसे अब जाते देखा। इसका मतलब वो बख्तरबंद ट्रक सब्जी मार्केट से लेकर यहां से 100 गज आगे तक ही कहीं छिपा रहा था, क्योंकि उसके आगे का तो हिस्सा सुनसान है। कोई घर नहीं है, दुकान नहीं है, दोनों तरफ खाली मैदान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जगह किसके पास है जहां इतना बड़ा ट्रक रखा गया हो। सोचिए सुंदरलाल जी, मामला जमा तो इनाम का 1 लाख आपको दे दूंगा। सुंदरलाल को लगा कि मेहता की सोचें बेहद सटीक ढंग से आगे बढ़ती जा रही हैं। यानी कि अब मेहता को सहना कठिन होता जा रहा था। इसकी जुबान बंद करनी जरूरी थी। जीवनलाल जी? जी?
अगर कहीं देवराज चौहान को मालूम हो गया कि आप किस फिराक में हैं, तो वो आपको कत्ल कर देगा। उसे कैसे मालूम होगा? जीवनलाल मेहता की जान पल भर के लिए सूख गई। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ट्रक सब्जी मंडी से लेकर थोड़ा सा आगे तक ही कहीं छिपा रहा, तो हो सकता है देवराज चौहान अभी भी ट्रक छिपाने वाली जगह पर ही हो। और मैं नहीं मानता। मेहता उसकी बात काट कर कह उठा। क्यों? ट्रक गया तो देवराज चौहान भी गया। वो भला वहां रहकर क्या करेगा? हाँ, ये बात भी सही है। सुंदरलाल ने तुरंत सिर हिलाया। और मेहता साहब, सुंदरलाल उसकी बात काट कर कह उठा, रात के 12 बज रहे हैं। शाम से ही मेरा सिर कुछ भारी है। अब मैं सोना चाहता हूं। इस बारे में सुबह बात करेंगे। दवा ली? नहीं, अब तो दुकानें बंद हैं। सुबह मैं चाय बनाकर लाता हूं आपके लिए। ऐसी बढ़िया चाय कि फौरन सिर दर्द गायब। नहीं, मैं जी नहीं कैसे? पड़ोसी हूं आपका। और फिर आपने मुझे सस्ते में कार दिलानी है। ऐसे में आपका ध्यान नहीं रखूंगा तो कब रखूंगा? ये इनाम वाला 2 लाख मिल जाए तो फिर और भी बढ़िया कार ले लूंगा। खैर, चाय बना लाऊं, फिर बात करेंगे। आप सोचिए सुंदरलाल जी, तब तक सोचिए। कहने के साथ ही मेहता वहां से चला गया। गुस्से में जलता हुआ सुंदरलाल चारपाई पर जा बैठा। क्या बात है? शिवराम पास आया। सुंदरलाल ने जलती निगाहों से शिवराम को देखा। जब मैं और मेहता गए तो तुम बाहर थे। तुम जानते थे कि हम दाईं तरफ गए हैं। तो सुंदरलाल के दांत भिज गए। सेठी को तुमने बाईं तरफ जाने को क्यों नहीं कहा? ओह! शिवराम एक एक बेचैनी से होंठ काटने लगा। लेकिन अब क्या हुआ? होना क्या है? उल्लू के पट्टे, मेहता ने बख्तरबंद ट्रक को दोपहर को भी देखा था और अब भी जाते देखा और पहचान लिया कि अब दिखने वाला दोपहर वाला ही ट्रक है। उसने ट्रक का नंबर नोट कर लिया ताकि पुलिस को फोन कर सके और मालूम कर सके कि इस नंबर वाला एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक है जिसमें देवराज चौहान दौलत ले उड़ा। मेहता को पूरा विश्वास है कि यही ट्रक है। वो तो इस बात का भी हिसाब लगा रहा है कि सब्जी मार्केट से लेकर यहां से कुछ आगे तक किसके पास इतनी बड़ी जगह है जहां ये ट्रक छिपाया जा सकता है। और कभी भी मेहता की समझ में आ सकता है कि यहाँ सिर्फ एकमात्र हमारा गैराज ही है जहां इतना बड़ा बख्तरबंद छिपाया जा सकता है। फिर तो शिवराम के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। मेहता का जिंदा रहना ठीक नहीं है। ये मरवाएगा हमें। मेरा भी यही ख्याल है। खत्म कर दें उसे। एक बार देवराज चौहान से बात कर लेते हैं। देवराज चौहान से बात करने की क्या जरूरत है? इन हालातों में वो हमें मना भी कर सकता है कि ऐसा काम मत करो। ठीक यही होगा कि मेहता को काट कर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कुछ दूर मैदान में डाल आएंगे। दोनों की खतरनाक निगाहें आपस में मिली। अब मेहता कहाँ गया है? अपने घर चाय बनाने आता ही होगा। आने दो। चाय पीकर मेहता का टेंटा ही निपटा देंगे। शिवराम का लहजा बर्फ की तरह सर्द था। 10 मिनट बाद मेहता आया। ट्रे में चाय की केतली और 3-4 गिलास रखे हुए थे। खुद बनाकर लाया हूं। मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूं। ट्रे रखकर मेहता केतली से गिलासों में चाय डालता हुआ बोला। कुछ सोचा सुंदरलाल जी? वो ट्रक कहाँ छिपा हो सकता है? क्या बताऊं? उस जगह के बारे में आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। सुंदरलाल शांत स्वर में कह उठा। हाँ, ये बात भी ठीक है। मेहता गिला उन दोनों को चाय के गिलास थमाता हुआ बोला। मिस्त्रियों को भी चाय, उन्हें आराम करने दीजिए। वो दिन भर के थके हैं। सुंदरलाल ने कहकर चाय का घूंट भरा। शिवराम बेहद शांत ढंग से चाय के घूंट भरने लगा। सुंदरलाल जी, मैंने भी सोचा कि सब्जी मार्केट से लेकर कुछ आगे तक के बीच
ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां ट्रक को छिपाया जा सकता है? बख्तरबंद जैसे बड़े ट्रक को। लेकिन मुझे तो कोई जगह नजर नहीं आई सिवाय इस गैराज के। सुंदरलाल को एकाएक अपनी सांस रुकती सी महसूस हुई। शिवराम ने तब चाय का घूंट भरा ही था कि चाय गले में जाकर फंस गई, नीचे नहीं उतरी। चंद क्षणों के लिए मौत जैसा सन्नाटा उनके बीच छा गया। सुंदरलाल ने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोला, इस गैराज में? मेरे गैराज में? हाँ, इतना बड़ा बख्तरबंद ट्रक तो सिर्फ यहाँ ही छिपाया जा सकता है। गैराज के पिछले हिस्से में काफी जगह है। हाँ, जगह तो काफी क्या है, एक क्या 3 बख्तरबंद ट्रक आ सकते हैं। लेकिन जीवनलाल जी, कम से कम इस गैराज में कोई ट्रक नहीं आया। आपकी सोचों का स्तर गिरता जा रहा है। आप तो नाराज होने लगे सुंदरलाल जी। जीवनलाल मेहता हंसा। मैं तो अपने ख्याल से बता रहा था और सोच रहा था कि बख्तरबंद जैसे ट्रक को कहाँ कहाँ छिपाया जा सकता है। भगवान के लिए इस सिलसिले में मेरे गैराज का नाम मत लीजिए, नहीं तो मेरा सरदर्द। आप तो बुरा मान गए सुंदरलाल जी। सुंदरलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवराम ने चाय का खाली गिलास ट्रे में रखा जो चारपाई पर पड़ी थी। सुंदरलाल ने दो पलों के लिए उसकी सुंदरलाल से 2 पलों के लिए उसकी आंखें मिली। इशारों में बात हुई। दोनों मेहता की हत्या किए जाने पर तैयार थे और मेहता ने भी चाय समाप्त की। आइए मेहता साहब, कुछ टहल कर आते हैं। चलिए चलिए, मैं कहीं से पुलिस को फोन भी कर लूंगा। मेहता फौरन तैयार हो गया। 1 मिनट, मैं जरा ये ट्रे और बर्तन रखे हूं और कपड़े बदल लूं। बीवी को बोल भी दूं कि कुछ देर बाद आऊंगा। कहने के साथ ही मेहता ट्रे, केतली और गिलास लेकर चला गया। सुंदरलाल और शिवराम में कोई बात नहीं हुई। वो तो मेहता की वापसी का इंतजार कर रहे थे कि उसे खत्म करके अपने लिए उभरते खतरे को कम किया जा सके। अभी 2-3 मिनट ही बीते होंगे कि उन्हें गैराज के बाहर किसी कार की हेडलाइट दिखाई दी। पहले तो वो कार आगे निकल गई, फिर पलटकर वापस आई और गैराज के भीतर आ रुकी। सुंदरलाल और शिवराम चारपाई से उठ खड़े हुए। कार की हेडलाइट का प्रकाश सीधा उन दोनों पर पड़ रहा था। फिर कार की हेडलाइट और इंजन बंद हुआ। सुंदरलाल और शिवराम की निगाहें मिली। कौन हो सकता है? शिवराम ने पूछा। क्या मालूम, किसी ने आना तो नहीं था। यहाँ शादी ब्याह है जो किसी ने आना था, सुंदरलाल ने तीखे स्वर में कहा। फिर उन्होंने कार से 2 व्यक्तियों को बाहर निकलते देखा। सुंदरलाल आगे बढ़ा और कार के पास जा पहुंचा। अगले ही पल उसके जिस्म में चींटियां सी रेंगती चली गई। होंठ और गला खुश्क होने लगे। कार की साइडों में पुलिस लिखा था और कार के ऊपर भी लाल लाइट लगी हुई थी। होश उड़ा देने के लिए इतना ही काफी था कि पुलिस वाले गैराज में आ धमके हैं। कार से बाहर निकलने वाले वानखेड़े और बीबी दत्ता थे। अगला दृश्य। शिवराम को भी जब पुलिस कार होने का एहसास हुआ तो वो सिर से पांव तक कांप उठा। उसकी शक्ति जैसे निचुड़ कर रह गई थी और पांव जैसे जमीन का ही हिस्सा बन चुके थे। वानखेड़े और बीवी दत्ता की निगाहें सुंदरलाल पर जा टिकी। तुम कौन हो? वानखेड़े ने सुंदरलाल के मैकेनिकों वाले काले मैले कपड़ों पर निगाह मारी। जी, मैं गैराज वाला हूं। तुम्हारा गैराज है ये? जी हाँ, रोटी पानी का जुगाड़ हो जाता है। सुंदरलाल ने जबरन चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। अभी तक सोए नहीं? जी बस सोने ही जा रहे थे, काम के बाद गपशप चल रही थी। मेरे लायक कोई हुक्म? टायर पंचर है, स्टेपनी में डिग्गी है, लगा दो, वानखेड़े ने लापरवाही से कहा। जी अब तो गैराज बंद हो चुका है। हमारे लिए भी बंद हो चुका है, वानखेड़े मुस्कुराए। पुलिस वालों का तो ध्यान रख लिया करो। सुंदरलाल वानखेड़े को देखकर मुस्कुराया, फिर आवाज मारकर चादर पर लेटे अपने आदमी को बुलाया और डिग्गी में से टायर निकालकर पंचर लगाने को कहा। वो स्टेपनी निकाल कर लिया गया। कार स्टार्ट होने में दिक्कत दे रही है, वो भी चेक कर लो, वानखेड़े बोला।
सुंदरलाल ने सिर हिलाया और बोनट खोला। पीने को पानी होगा? दत्ता ने कहा। जी हाँ। सुंदरलाल ने पलटकर शिवराम से कहा, साहब के लिए पानी लाओ। बुद्ध बनकर शिवराम हिला और गैराज के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ गया। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े इसी केस के सिलसिले में दिल्ली से बंबई आया था। वो देवराज चौहान के अलावा किसी को नहीं जानता था। बंबई के अपराधियों के बारे में उसे खास जानकारी नहीं थी। अगर बंबई के लोकल दो चार पुलिस वाले होते तो किसी ने शिवराम या सुंदरलाल को जरूर पहचान लिया होता और फिर तस्वीर का रुख ही कुछ और होना था। परंतु किस्मत सुंदरलाल और शिवराम की वानखेड़े उन्हें पहचान नहीं सका, क्योंकि पुलिस हिस्ट्री में दोनों खतरनाक अपराधी थे और इस समय मैकेनिकों के कपड़ों में दोनों एक साथ मौजूद थे। स्पष्ट था कि दोनों कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे थे। सुंदरलाल कभी मैकेनिक अवश्य था, परंतु बरसों से मैकेनिकी छोड़ रखी थी। इंजन का मामला होता तो वो अब ठीक न कर पाता, परंतु जहां तक कार्बोरेटर साफ करने का सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी। कार स्टार्ट होने में ट्रबल दे रही थी और ये दिक्कत कार्बोरेटर साफ होने से दूर हो जानी थी। सुंदरलाल कार्बोरेटर के साथ व्यस्त हो गया, परंतु वानखेड़े और दत्ता की बातें सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। उसे लगा जैसे एक और मुसीबत सिर पर आ खड़ी हुई है। दत्ता साहब, वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया, अभी तक घंटों की छानबीन का जो नतीजा सामने आया है वो ये कि बख्तरबंद एयर इंडिया का वो ट्रक वॉल्ट वैन को लेकर इस सड़क पर आया था, यानी कि यहां से आगे गया है। मेरे ख्याल में हमारी मेहनत धीरे धीरे सफल हो रही है। यस वानखेड़े, हमने इस बारे में जो किया है उसके बारे में मुझे तसल्ली है कि हमारा वक्त बर्बाद नहीं हुआ। वानखेड़े ने हौले से सिर हिलाया। वो एयर इंडिया का बख्तरबंद बड़ा ट्रक है, किसी की निगाहों से छिप पाना कठिन है। जहां भी उसका आखिरी पड़ाव है, हमें आसानी से मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान बच नहीं सकेगा, दत्ता ने विश्वास भरे स्वर में कहा। हाँ, आपका ख्याल ठीक है, वानखेड़े बोला, परंतु इस समय रात के 12:30 पौने 1 बज रहा है। अब हमें ऐसा कोई आदमी भी नहीं मिल पाएगा जो हमें इस बारे में जानकारी दे सके। सुबह तक के लिए हमें अपनी खोजबीन रोकनी पड़ेगी। क्यों दत्ता साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? मैं भी ऐसा ही कुछ सोच रहा था, दत्ता ने सहमति में सिर हिलाया। वानखेड़े ने काम में व्यस्त सुंदरलाल से कहा, तुम कब से गैराज पर हो? सुबह दिन से ही, काम में व्यस्त सुंदरलाल ने कहा। वो जानता था वानखेड़े क्या पूछने जा रहा है। तुमने दिन में एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को सामने सड़क से निकलते तो नहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों साहब, क्या हुआ? सुंदरलाल ने सिर उठाया। तुमने खबर नहीं सुनी? नहीं, फुर्सत ही कहाँ थी साहब। वानखेड़े ने 2 लाइनों में उसे इतना ही बताया कि वो ट्रक लूट करके भाग निकला है। उस ट्रक में अरबों के हीरे जवाहरात मौजूद हैं और वो उसे तलाश कर रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वो ट्रक आखिरी बार इसी सड़क पर जाते हुए देखा गया था। ओह, सुंदरलाल ने गहरी सांस ली। मैं तो उसे यहां से निकलता नहीं देख पाया था। तब तुम व्यस्त रहे होगे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। सुंदरलाल पुनः काम में व्यस्त हो गया। उसका दिल धड़क रहा था। वो चाहता था कि ये दोनों जल्द से जल्द यहां से दफा हो जाएं। साथ ही देवराज चौहान के दिमाग में वो साथ ही देवराज चौहान के दिमाग की वो तारीफ कर रहा था कि वक्त रहते ही उसने बख्तरबंद ट्रक को यहां से हटा दिया। अब तक तो वो अब तक तो शक की बिना पर अगर कोई तलाशी लेता तो बख्तरबंद ट्रक यहां से बरामद नहीं हो सकेगा। सुंदरलाल ने तिरछी निगाहों से वॉल्ट वैन के बक्से को देखा। वेल्डिंग की तेज आग से उसका ऊपरी सारा पेंट उखाड़ दिया गया था। वहां फैले मध्यम से प्रकाश में वो 4x8 का बक्सा मात्र जला हुआ कबाड़ बॉक्स लग रहा था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसमें अरबों के हीरे जवाहरात पड़े हैं। शिवराम पानी से भरे 2 गिलास वहां ले आया। वानखेड़े और बीबी दत्ता ने पानी पिया। शिवराम खामोशी से गिलास थामे वापस चला गया। साहब, सुंदरलाल मुस्कुराकर बोला, चाय का इंतजाम नहीं है, नहीं तो।
कोई बात नहीं। दत्ता सुंदरलाल को देखकर मुस्कुराया। सुंदरलाल पुनः अपने काम में व्यस्त हो गया। इंस्पेक्टर वानखेड़े, सुबह होने में सिर्फ 4 ही घंटे बचे हैं। वानखेड़े ने प्रश्न भरी निगाहों से सुंदरलाल को देखा। सिर्फ 4 घंटों के लिए हम अपने ठिकानों पर क्या जाएं और फिर आएं? ये समझदारी नहीं होगी कि इस समय हम अहम काम में व्यस्त हैं और अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं। यस मिस्टर दत्ता, मैं आपका मतलब अच्छी तरह समझ रहा हूँ और मुझे कोई एतराज नहीं है। ये 4 घंटे हम सड़क के किनारे कार खड़ी करके भी बिता लेंगे और दिन की रोशनी होते ही पुनः अपने काम में लग जाएंगे। कार में बिताने की क्या जरूरत है? गैराज में खुली जगह बहुत है। बीबी दत्ता ने चारों तरफ निगाह मारते हुए कहा। यहीं कहीं चारपाई पर लेटकर पीठ सीधी कर लेते हैं। दत्ता के शब्द सुनकर सुंदरलाल को लगा जैसे मुसीबत अपना पंजा उसकी गर्दन पर लपेट रही है। वानखेड़े ने सुंदरलाल को देखा। क्यों भाई, 3-4 घंटे हम यहाँ बिता सकते हैं। सुंदरलाल ने सिर उठाया और मुस्कुरा कर कह उठा। साहब, ऐसा पूछकर आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आपका गैराज है, 3-4 घंटे का 3-4 दिन रहिए। वानखेड़े सिर हिलाकर रह गया। सुंदरलाल उन्हें चारपाई पर बैठने के लिए कहने लगा था कि ठिठक गया। आ गया उल्लू का पट्ठा, सुंदरलाल बड़बड़ाया। उसके होंठ भिज गए थे। आंखों में चिंता और कठोरता एक साथ छा गई थी। जीवनलाल मेहता को उसने गैराज के भीतर प्रवेश करते देख लिया था। वो कपड़े भी बदल आया था। जीवनलाल मेहता की बातें वानखेड़े और दत्ता को सतर्क कर सकती थी। पुलिस कार को पहचानते ही मेहता ने रिकॉर्ड की भांति शुरू हो जाना था। अपनी खोपड़ी का निचोड़ दत्ता और वानखेड़े के हवाले कर देना था। चलिए सुंदरलाल जी, मैं आ गया, करीब आते हुए मेहता को कह उठा। वाह भाई, रात के समय भी ग्राहकी हो रही है। सड़क पर गैराज होने का यही तो फायदा होता है। मेहता कार के करीब पहुंचा। रुकिए मेहता साहब, जरा ये कार ठीक कर लूं। हाँ हाँ, तब तक मैं चारपाई पर, कहते कहते मेहता ठिठका। पहले उसकी आंखें सिकुड़ी फिर फैल गई। वो कार की साइड में बड़ा बड़ा लिखा पुलिस शब्द देख रहा था। फिर हड़बड़ाकर उसने वानखेड़े और दत्ता को देखा। उसके बाद कार के साथ साथ घूमकर उनके पास पहुंचा। आप पुलिस वाले हैं? आप कौन हैं? वानखेड़े ने उल्टा प्रश्न किया। मैं मैं जीवनलाल मेहता हूँ। बैंक से रिटायर हो चुका हूँ। ये साथ वाले मकान में रहता हूँ और बाहर ड्राई क्लीन की दुकान खोल रखी है। कोई ग्राहक आ जाए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। किसी बात की कोई चिंता नहीं। बीवी के साथ रहता हूँ और 2 बेटे अपने कामों में सेट शहर के बाहर रहते हैं और इस समय टहलने जा रहे थे। जीवनलाल मेहता ने बिना सांस लिए जल्दी से कहा। मेरे ख्याल में अब आपको और कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं आप कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहे हैं। वानखेड़े ने होंठ सिकोड़कर उसे देखा। जी हाँ, सही समझे आप। मेहता ने कुछ ज्यादा ही सिर हिलाया। अब मैं आपसे कुछ, रात के इस समय घूमने जाना कुछ समझ में नहीं आया। दत्ता ने मुस्कुराकर कहा। इस बारे में सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगा रखी है। आप मुझे एक बात का, दिन भर आप यहीं थे, दुकान पर अपनी, कहीं दूर तो नहीं गए थे? मेहता अपनी बात पूछने के लिए उतावला हो रहा था या और बात ना पूरी होने के कारण वो खींच खाने लगा था? नहीं, मेहता अपनी बात पूछने के लिए उतावला हो रहा था या और बात हो रहा था और बात पूरी ना होने के कारण वो खींच खाने लगा था। चेहरे पर झुंझलाहट के भाव स्पष्ट उजागर हो उठे थे। ठीक है साहब, आपकी ही सही। पहले आप अपनी बात कह लीजिए, पूछताछ कर लीजिए कि मैं चोर लुटेरा तो नहीं। आप गलत सोच रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दिन भर आप यहीं थे? हाँ, था। स्वर में उखड़ापन था। आपने दोपहर बाद एयर इंडिया के किसी बख्तरबंद ट्रक को सड़क से गुजरते तो नहीं देखा था? इस प्रश्न पर इस प्रश्न पर पल भर के लिए जीवनलाल मेहता सटपट
सिर पिटा उठा। कार्बोरेटर साफ करती सुंदरलाल की उंगलियां कांपने लगी। अब मेहता ने जो जानकारी वानखेड़े और दत्ता को देनी थी, उसे सुनते ही वानखेड़े और दत्ता ने सावधान हो जाना था। तभी तो मेहता की हत्या करने के लिए उसे पास ही सुनसान जगह ले जाया जा रहा था कि उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। परंतु इन पुलिस वालों के आ जाने से उनका सारा प्रोग्राम धरा रह गया था, और वो लोग जो बात नहीं जानते थे वही होने और वो लोग जो बात नहीं चाहते थे वही होने जा रही थी। फिर भी उसे तसल्ली थी कि वो फंसने वाले नहीं है। बख्तरबंद ट्रक वहां से हटाया जा चुका है और वॉल्ट वैन के पीछे के बक्से का ऐसा हाल करके बाहर रखा हुआ है कि उसे देखने वाला उसे कबाड़ का ही हिस्सा समझेगा। कोई सोच भी नहीं सकता कि उसमें अरबों की दौलत मौजूद है। मन ही मन बार बार सुंदरलाल देवराज चौहान की समझदारी की दाद दे रहा था। जीवनलाल मेहता अचकचाया सा खड़ा वानखेड़े को देखता रहा। क्या हुआ आपको मिस्टर मेहता? उसे इस हाल में देखकर वानखेड़े को पूछना पड़ा। हाँ हाँ, देखा देखा, मेहता के होंठों से निकला। तभी सुंदरलाल के होंठों से कार्बोरेटर का पीस गिरा। आवाज हुई। सुंदरलाल ने उस पीस को उठाकर पुनः कार के कार्बोरेटर में फिट करने लगा। पेट्रोल की वजह से वो पेट्रोल से वो कार्बोरेटर साफ कर चुका था। अब सिर्फ उसे सेट करना ही बाकी था। 3-4 मिनट का काम बाकी था। उसने छिपी निगाहों से देखा। शिवराम चारपाई पर बैठा सिगरेट सुलगाए कश ले रहा था। क्या देखा था? वानखेड़ी की आंखें सिकुड़ी। ट्रक, बख्तरबंद ट्रक, एयर इंडिया लिखा था उस पर, कार्गो वगैरह वगैरह। दत्ता और वानखेड़ी की आंखों में तीव्र चमक पैदा हो गई। चेहरे चमक उठे। वो सतर्क हो गए थे। मेहता शांत निगाहों से बारी बारी दोनों को देखे जा रहा था। कब देखा था वो एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक यहां से गुजरते हुए? वानखेड़े के होंठ सिकुड़े। किस तरफ गया था वो ट्रक? दत्ता ने पूछा। आप लोगों को ट्रक का नंबर मालूम है? उनकी बात पर ध्यान न देकर मेहता ने पूछा। हाँ, क्यों? मैं आपको नंबर बताता हूं, मुझे बताइए कि ये उसी ट्रक का नंबर है। मेहता ने नंबर बताया। हाँ, वानखेड़े के होठों से निकला। उस एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक का यही नंबर था। अब जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए मिस्टर मेहता। मैं उसका क्या, उससे आगे का भी जवाब दूंगा, पहले मेरी बात। वानखेड़े और दत्ता ने उसे घूरा। तुम्हारी कौन सी बात? इनाम वाली। जीवनलाल मेहता जल्दी से बोला। टीवी पर बताया गया था कि जो भी ट्रक के बारे में कारामद जानकारी देगा उसे 2 लाख का नगद इनाम दिया जाएगा। हाँ। इनाम 2 लाख का ही है या ज्यादा का? 2 का ही है। चलो 2 ही सही। मेहता ने जैसे एहसान करने वाले ढंग से सिर हिलाया। वो मुझे मिलेगा? अवश्य, अगर आपकी जानकारी पर हम ट्रक को हासिल कर लेते हैं तो। वानखेड़े ने कहा। नहीं कर सके तो नहीं? नहीं। ये तो कोई बात नहीं हुई। मेहता ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में मेरे पास कीमती जानकारी है। इस जानकारी के दम पर आप इस मामले में शायद काफी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप लोग अपनी गलती की वजह से ऐसा न कर सके तो इसमें मेरी क्या गलती? मुझे तो इनाम मिल ही जाना चाहिए। वानखेड़े ने कुछ कहना चाहा कि दत्ता उसकी बांह दबाकर बोला। ठीक है, हमें अपने पास मौजूद जानकारी का कोई मोटा हिस्सा बताओ ताकि हमें विश्वास हो सके तुम्हारी बात पर। मेहता ने बीबी दत्ता को देखा। आप दोनों में से बड़ा अफसर कौन है? मैं पुलिस वाला हूं। वानखेड़े अपने क्रोध को जब्त करते हुए बोला। और ये बीबी दत्ता हैं, बीमा कंपनी के चीफ इन्वेस्टिगेटर। और भी कुछ पूछना है आपको? आपका नाम? इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। आप लोग इस समय उस बख्तरबंद ट्रक की ही तलाश कर रहे हैं? जी हाँ। सच में? आजकल पुलिस वाले कितने मेहनती हो गए हैं। मेहता ने सिर हिलाया। वानखेड़े के दांत भिज गए, जबकि बीबी दत्ता बेहद शांत था। तो आप अपने पास मौजूदा जानकारी का कोई खास हिस्सा बता रहे थे? हाँ।
मेहता ने सिर हिलाया और दोनों को देखकर गंभीर स्वर में बोला, मैं आप लोगों को यह भी बता सकता हूं कि वो बख्तरबंद ट्रक करीब 1 किलोमीटर की सड़क के दाएं बाएं करीब यहां से आधा घंटा पहले तक कहीं पर छिपा था। बीबी दत्ता और वानखेड़े चौंके। कहाँ? बात इनाम की हो रही थी, मेहता ने फौरन कहा। ट्रक के पकड़े जाने से पहले हम तुम्हें 2 लाख रुपए देने का वायदा तो नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी जानकारी पर ट्रक पकड़ा गया तो तुम्हें इनाम के 2 लाख अवश्य मिल जाएंगे। अगर तुम्हारी जानकारी से हमें जरा भी फायदा हुआ तो उसके एवज में तुम्हें 50,000 रुपये अवश्य मिलेंगे। कौन देगा? मैं। तुम तो बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेटर हो, तुम्हारी जुबान का क्या भरोसा? मेरी जुबान का भरोसा करोगे तो तभी बात आगे बढ़ेगी। बीबी दत्ता मुस्कुराया। ठीक है, मेहता ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। तुम्हारी जुबान का भरोसा करना मेरी मजबूरी है इस समय। अब उस बख्तरबंद ट्रक के बारे में जो जानकारी तुम्हारे पास है वो बताओ, वानखेड़े बोला। और मेहता ने चटखारे ले लेकर वानखेड़े और दत्ता को सारी बात बता दी। कार्बोरेटर का आखिरी बोल्ट टाइट करता सुंदरलाल मन ही मन जीवनलाल मेहता को ढेरों गालियां दे रहा था। ऐसी गालियां जिनका जन्म भी ठीक प्रकार से अभी हुआ नहीं था। सब कुछ सुनकर वानखेड़े और दत्ता ठगे से खड़े रह गए। तुमने वो ट्रक घंटा भर पहले जाते देखा है? वानखेड़े के होंठों से निकला। हाँ, तभी तो उसका नंबर मैंने याद कर लिया था। आप सुंदरलाल से पूछ लीजिए, कहकर मेहता ने सुंदरलाल की तरफ इशारा किया, जो कि डिग्गी बंद कर रहा था। वानखेड़े की निगाह सुंदरलाल पर जा टिकी। तुम तो कह रहे थे कि तुमने कोई बख्तरबंद ट्रक नहीं देखा, वानखेड़े बोला। सुंदरलाल मुस्कुराया। सिगरेट सुलगाकर उसने कश लिया, फिर कह उठा, इंस्पेक्टर साहब, आपने एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक पूछा था, जो मैंने नहीं देखा। लेकिन, मेहता तेज स्वर में बोला, जो बख्तरबंद कुछ देर पहले हम दोनों ने देखा था उसकी साइडों से एयर इंडिया शब्द मिटा दिया गया था, जैसे आग से जला हो, साफ कर दिया हो। सुंदरलाल का दिल जोरों से धड़क उठा। तब की बात दूसरी थी, ये बात तो अब साफ हुई है ना, कि नंबर से कि वही ट्रक था। परंतु मैंने तो उस पर एयर इंडिया लिखा नहीं देखा था। वहां तो कुछ भी नहीं लिखा था, सुंदरलाल ने शांत स्वर में कहा। मैंने तो देखा था दोपहर को, मेहता का स्वर तेज हो गया। दोपहर को देखा था ट्रक, और घंटा भर पहले देखा जाने वाला ट्रक एक ही था। ये बात मैं ट्रक के पीछे लिखे शब्द और लटकते काले रंग के लेडीज जूते से जान सकता हूँ, जान गया था। सुंदरलाल ने लापरवाही से कंधों को झटक दिया। किसी के दिमाग में क्या है और कैसे जोड़ तोड़ करता है, मैं कैसे जान सकता हूँ? सुंदरलाल ने कुछ नहीं कहा। तुम्हें मिस्टर मेहता ने बताया था कि दिन में इन्होंने बख्तरबंद एयर इंडिया वाला ट्रक देखा था? हाँ, बताया तो था। तो फिर तुमने मेरे पूछने पर इनकार क्यों किया? वानखेड़े सुंदरलाल को देख रहा था। आप गलत समझ रहे हैं साहब, सुंदरलाल ने मुस्कुराहट भरे स्वर में कहा, जबकि भीतर से उसकी हालत पतली हो रही थी। दरअसल उस समय मेरे दिमाग से ये बात निकल गई थी। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात आपके लिए हो सकती है, मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं था। हाँ, अब आपके बताने पर समझ आ रहा है कि बड़ी बात है। सुंदरलाल ने सिर हिलाया। वानखेड़े ने फिर कुछ नहीं कहा, सिगरेट फेंक कर उसे जूते से मसला। आप हमें वो जगह बताइए जहां सब्जी लेते समय पहली बार ट्रक देखा था, और जहां घंटे भर पहले आखिरी बार देखा था, बीबी दत्ता ने कहा। आइए कार में चलते हैं। चलिए, मेहता ने फौरन कहा। और मेरे 50,000? मिल जाएंगे, पहले हमें अपना काम करने दीजिए, दत्ता ने शांत स्वर में कहा। वानखेड़े ने सुंदरलाल से कहा, कार्बोरेटर कस दिया? हाँ साहब, सुंदरलाल ने सिर हिलाया। और स्टेपनी का पंचर? सुंदरलाल ने दूसरी तरफ गर्दन मोड़ी। ओए, पंचर हो गया? फिट है मामला? सुंदरलाल ने ऊंचे स्वर में पूछा। हो गया, अभी ट्यूब टायर में फिट करता हूं, उसके आदमी की आवाज आई। स्टेपनी हम अभी आकर लेते हैं, वानखेड़े बोला। ठीक है साहब।
बीवी दत्ता मेहता के साथ कार में बैठा, वानखेड़े ड्राइविंग सीट पर। वानखेड़े ने कार स्टार्ट की, परंतु वो स्टार्ट नहीं हुई। 2 मिनट कोशिश करने के बाद वानखेड़े बाहर आया। देखता हूं कहीं गड़बड़ रह गई होगी, कहते हुए सुंदरलाल ने बोनट खोला। यहां से वो जगह कितनी दूर है जहां तुमने पहली बार ट्रक देखा था? बीवी दत्ता ने पूछा। पास ही, 5 मिनट पैदल हम वहां पहुंच सकते हैं। तुम कार ठीक करो, हम अभी आते हैं। कहने के बाद दत्ता ने वानखेड़े को साथ आने का इशारा किया और मेहता के साथ गैराज के बाहर की तरफ बढ़ गया। वानखेड़े उसके पीछे हो गया। जब वो तीनों गैराज से बाहर निकलकर निगाहों से ओझल हो गए तो सुंदरलाल फौरन पलटकर भीतर की तरफ बढ़ा, देवराज चौहान से बात करने के लिए। शिवराम भी उसके साथ चलने लगा तो सुंदरलाल कह उठा, तुम यहीं रहो, वो लोग वापस भी पलट सकते हैं। शिवराम बाहर ही रुक गया। सुंदरलाल ने गैराज के पिछले हिस्से में प्रवेश किया तो ओट में खड़े देवराज चौहान को पाकर ठिठका। दोनों की निगाहें मिली। क्या कह रहे थे वो लोग? देवराज चौहान ने स्थिर लहजे में पूछा। सुंदरलाल ने सब कुछ बताया। जीवनलाल ने हमारे लिए खतरा पैदा कर दिया है, सुंदरलाल दांत भींचकर बोला। तुम बाहर ही रहो, देवराज चौहान ने कहा। बख्तरबंद यहां से निकल जाने से हम काफी हद तक खतरे से बाहर हैं। वैन के बॉक्स की ये हालत है कि उसे पकड़ पाना बहुत कठिन है। सुंदरलाल व्याकुल सा खड़ा रहा, बोला कुछ नहीं। जाओ, बाहर ही रहो तुम। सुंदरलाल विचलित सा बाहर निकल गया। देवराज चौहान वहां से हिला और गैराज के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा। कोहली एक तरफ बंधा पड़ा था। उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी, आंखों में नींद भी थी। तुम्हारा बॉस बीबी दत्ता यहां तक पहुंचा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यहां तक? कोहली की आंखों में खुशी चमक उभरी। हाँ, कुछ देर पहले वानखेड़े के साथ बाहर गैराज में था, अब भी यहीं करीब ही है। वानखेड़े की पुलिस कार बाहर खड़ी ठीक हो रही है, देवराज चौहान ने पूर्वत लहजे में कहा। दत्ता बहुत समझदार है, तुम उसे नहीं जानते। दत्ता कितना समझदार है मैं नहीं जानता, परंतु मैं इतना जानता हूं कि इस समय उसके साथ इंस्पेक्टर वानखेड़े हैं, जो कि दत्ता से ज्यादा तेज, चालाक और खतरनाक है। फिर तो तुम्हारा हो गया देवराज चौहान। सुरेश कोहली एकाएक हंस पड़ा। क्या मतलब? दत्ता और इंस्पेक्टर वानखेड़े जैसे तेज खतरनाक लोग बख्तरबंद की तलाश में आसपास भटक रहे हैं तो वो बहुत जल्द तुम लोगों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हारा कोई साथी भी नहीं बचेगा। देवराज चौहान मुस्कुराया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देवराज चौहान की मुस्कान में विश्वास के भाव थे। अगर किसी तरह के शक के आधार पर वो लोग गैराज के भीतर की तलाशी लेने पर भी आ गए तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो बख्तरबंद ट्रक तो अब न जाने कहां का कहां पहुंच गया होगा। बख्तरबंद ट्रक नहीं मिलेगा तो कम से कम बंधा हुआ मैं तो मिल जाऊंगा। नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। देवराज चौहान हौले से हंसा। मैं तो मिलूंगा, सुरेश कोहली के होठों से पुनः निकला। नहीं, तुम भी नहीं। कुछ हासिल होगा उन लोगों को, कुछ हासिल नहीं होगा उन लोगों को यहां। देवराज चौहान की आवाज में क्रूरता भर आई थी। क्या मतलब? मेरा क्या करोगे तुम? कोहली के चेहरे पर पल भर के लिए घबराहट उभरी। जवाब में देवराज चौहान हंसकर रह गया। अगला दृश्य। जीवनलाल मेहता ने तेजी में चंद कदम आगे बढ़कर एक और दुकान के सामने ठिठक कर उस दुकान की तरफ उंगली करते हुए पलटा। ये है वो दुकान जब दोपहर को मैं सब्जी ले रहा था और 20-25 फुट दूर इस सड़क पर मैंने एयर इंडिया के बख्तरबंद ट्रक को जाते देखा था। आया इधर से था? दत्ता ने पूछा। हाँ, और गया उस तरफ था जिस ओर से हम आए हैं, मेहता जल्दी से बोला। वानखेड़े जेबों में हाथ डाले इधर उधर देख रहा था। रात के इस समय सुनसान सड़क पड़ी थी। सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी। उसे समझते देर न लगी कि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। कितने बजे की बात है ये? दत्ता के चेहरे पर गहरी सोच के भाव थे। बजे तो ठीक तरह से नहीं मालूम, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 3 के आसपास का समय होगा। 3 के आसपास?
दत्ता विचार भरे अंदाज में बड़बड़ाया। वैसे आप कहें तो सुंदरलाल जी से पूछकर बता सकता हूं कि उस समय क्या वक्त होगा। वानखेड़े ने तुरंत जीवनलाल मेहता को देखा। सुंदरलाल कैसे बता सकता है कि तुमने कितने बजे बख्तरबंद ट्रक को देखा था? वानखेड़े ने पूछा। वो तो नहीं बता सकता, परंतु ये इतना ही बता सकता है कि सब्जी लेकर लौटते समय वो मुझे कितने बजे मिला था। जब मैं सब्जी लेकर वापस जा रहा था तो वो गैराज पर जा रहा था, पैदल ही। सुबह से तो गैराज पर आया नहीं था। जब वो मुझे रास्ते में मिला तो 20-25 मिनट पहले ही मैंने ट्रक को जाते देखा था। मतलब कि उससे मिलने का वक्त पूछकर उसे 25-30 मिनट घटा सकता हूँ। तो वो गैराज वाला सुंदरलाल तब गैराज पर जा रहा था? वानखेड़े बोला। हाँ, उससे 20-25 मिनट पहले एयर इंडिया का वो ट्रक बख्तरबंद इससे पहले उससे 20-25 मिनट पहले एयर इंडिया का वो बख्तरबंद ट्रक गुजरा था। हाँ। सुबह से वो गैराज पर नहीं था? नहीं। पक्के तौर पर कह सकते हो? पक्के से भी पक्के तौर पर। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसे कह रखा है कि कोई पुरानी सस्ती कार कम रेट पर हाथ लगे तो मुझे दिला दे। और कार के बारे में पूछने के लिए मैं सुबह से ही उसकी राह देख रहा था, इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद है कि वो गैराज पर सुबह से ही नहीं था। वानखेड़े ने हौले से सिर हिलाया। बीबी दत्ता ने आंखें सिकोड़कर वानखेड़े को देखा। आप ये सब पूछकर कहाँ पहुंचना चाहते हैं इंस्पेक्टर वानखेड़े? दत्ता ने पूछा। कहीं नहीं पहुंचना चाहता। वानखेड़े एकाएक मुस्कुराया। दत्ता सिकुड़ चुकी आंखों से उसे देख रहा था। आइए, उस तरफ चलें जिस तरफ ट्रक गया था, वानखेड़े ने कहा। चलिए। जीवनलाल मेहता ने फौरन सिर हिलाया। उसे 2 लाख ना सही, परंतु 50,000 तो मिलता नजर आ रहा था। करीब 20 मिनट वो पैदल चले। जाते समय वानखेड़े ने गैराज आने पर गैराज के भीतर भी झांका तो सुंदरलाल को अपनी पुलिस कार पर झुके पाया। बोनेट खुला हुआ था। शिवराम को उसने चारपाई पर बैठे पाया। सब कुछ ठीक लगा उसे। यहाँ पर थे हम जब हमने यानी मैंने और सुंदरलाल ने बख्तरबंद ट्रक को जाते देखा था। वानखेड़े और दत्ता ठिठके। आसपास निगाह मारी। सड़क के दोनों ओर खुला मैदान था। हम्म। वानखेड़े ने सिर हिलाया। तुम बता रहे थे कि जहां एयर इंडिया का कार्गो हटाया गया तुम बता रहे थे कि जहां एयर इंडिया कार्गो हटाया गया, ऐसा करने से ट्रक की स्प्रे तक, उसका कलर तक साफ होकर नीचे से चादर निकल आई होगी। और ऐसा काम मेरे ख्याल में कोई मैकेनिक या एक्सपर्ट आदमी ही कर सकता है, आम आदमी नहीं। वानखेड़े के शब्दों पर बीबी दत्ता की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? कुछ नहीं। वानखेड़े प्यार से मुस्कुराया। आइए, यहां से चलकर देखते हैं कि वो बख्तरबंद ट्रक करीब 9 घंटे कहां पर छिपा खड़ा हो सकता है, इस 1 किलोमीटर के रास्ते के बीच। दत्ता वानखेड़े को आंखें सिकोड़कर कई पलों तक देखता रहा। क्या देख रहे हैं दत्ता साहब? वानखेड़े ने बेहद शांत स्वर में पूछा। कुछ भी तो नहीं, दत्ता ने बेहद शांत स्वर में जवाब दिया। तो आइए चलें, मालूम करें कि 9 घंटे ट्रक कहाँ खड़ा रहा। मिस्टर मेहता, इस काम में हमारी सहायता करें और हमें बताएंगे मिस्टर मेहता इस काम में हमारी सहायता करेंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ पर ऐसी जगह कहाँ पर है जहां इतना बड़ा ट्रक आ सके। मेरे ख्याल से हमें ट्रक की तरफ ध्यान देना चाहिए कि वो गया कहाँ है, दत्ता बोला। कोई फायदा नहीं। वानखेड़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। क्या मतलब? मतलब कि 9 घंटे जहां देवराज चाहन ने ट्रक रोके रखा, वहां कुछ तो किया ही होगा। यूं ही ट्रक को तो रोके नहीं रखा होगा, वानखेड़े ने गंभीरता भरे स्वर में कहा। और जो कुछ भी किया होगा मिस्टर दत्ता, देवराज चाहन ने अपने हक में ही किया होगा। और उसके हक में सबसे पहले यही बात आती है कि ट्रक को अपने से दूर कर दे। ऐसा ही उसने किया। और ऐसा करने से पहले देवराज चौहान ने बख्तरबंद ट्रक में मौजूद वॉल्ट वैन को निकाल लिया होगा। क्या मतलब? दत्ता जोरों से चौंका। मतलब आप समझ रहे हैं मिस्टर दत्ता?
लेकिन वॉल्ट वैन में ड्राइवर और सुरेश कोहली भी मौजूद। उनके भीतर मौजूद रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोपहर का माहौल ऐसा होगा कि उन दोनों ने भीतर रहना ही ठीक समझा होगा। बाहर दो आदमी भी अगर रिवॉल्वर लेकर खड़े हों तो वो बाहर निकलने या उन पर फायर करने की हिम्मत नहीं कर सकते। वैन का ऑटोमेटिक कंट्रोल लॉक सिस्टम हटाकर उन पर फायर करने का रिस्क नहीं ले सकते, और ऐसा ही उन्होंने किया होगा। आपका मतलब कि वो खामोशी से वैन लॉक किए भीतर बैठे सब कुछ देखते रहे होंगे? यस मिस्टर दत्ता, वैन में खामोशी से बैठे रहना ही उनकी समझदारी होगी। बीबी दत्ता के चेहरे पर चिंता उभरी। मुझे कोहली की चिंता है। डोंट वरी मिस्टर दत्ता, मुझे वॉल्ट में मौजूद हर चीज की चिंता है। वानखेड़े ने एकाएक मुस्कुराकर बीबी दत्ता को देखा तो दत्ता कह उठा, मिस्टर वानखेड़े, आपके दिमाग में कुछ है जो आप बता नहीं रहे हैं। वानखेड़े ने शांत भाव में सिर हिलाया। छोड़िए इस बात को, आइए आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ बख्तरबंद जैसा ट्रक कहाँ छिपाया जा सकता है। मेरे ख्याल में वॉल्ट वैन और देवराज चौहान डकैती में मौजूद उसके साथी भी यहीं कहीं आसपास ही हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। वानखेड़े को गहरी निगाह से देखते दत्ता के कदम वापसी की तरफ उठ गए। मेहता साहब, आपने 2 बार ट्रक देखा, क्या उसके ड्राइवर को भी देखा? नहीं, दोनों बार ड्राइवर पर निगाह नहीं जा सकी। वानखेड़े ने फिर कुछ नहीं कहा। उसका दिमाग कई तरफ की बातें एक साथ सोच रहा था, लेकिन पक्के तौर पर किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रहा था। चलिए दोस्तों, सुंदरलाल की जान फंस गई मेरे ख्याल से। अब देवराज चौहान उसे भागने नहीं देगा और वानखेड़े उसे छोड़ेगा नहीं। सुंदरलाल फंस गया। मुझे तो लगता है फंस गया सुंदरलाल। सीधा उठाकर थाने ले जाएंगे और पुलिस का जो समझावन लाल होता है उससे समझाएंगे। अब देखते हैं क्या होता है। अनिल मोहन जी ने क्या ट्रिक चली है यहाँ। वैसे देवराज चौहान का कोई भरोसा नहीं है। वो वानखेड़े की कनपट्टी पर पिस्तौल लगा ले तो सिचुएशन बदल भी सकती है, लेकिन उसको छोड़कर नहीं जाएंगे बक्से को वो। खैर, आपका क्या विचार है, बताना। मैं जरा आप लोगों के कमेंट्स के उत्तर दे दूं। वैसे कहानी मजेदार हो गई है। यहाँ पर बहुत जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल बन गया है। यानी कोई भी नहीं चाहता होगा कि सुंदरलाल फंसे, और सबको गुस्सा आ रहा होगा इस जीवनलाल मेहता पर। ऐसे करेक्टर होते हैं जिन्हें पता नहीं कहाँ से बातें आ रही होती हैं, और कोई उन्हें समझ नहीं होती कि भाई ये आदमी मेरे से बात नहीं कर रहा है तो कह रहा है कि चुप रहो ना। उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ाते रहना है। चलिए, अजय राजपूत जी लिख रहे हैं, लिखने नहीं रहे, कुछ आइकॉन्स भेजे हैं इन्होंने, थैंक यू जी। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, पुलिस को चाहिए था कि एक गाड़ी वैन के आगे भी चलती। हाँ, जैसा होता है जब आप सिक्योरिटी तो इसी तरह होती है। मतलब मुझे तो यही हैरानी थी कि कैसे इन्होंने पहले उसको वैन को जाने दिया, सब पीछे चल रहे थे। ऐसे में देवराज चांद उस पर हाथ नहीं डाल पाता। सही कहा आपने। वासुदेव जी कह रहे हैं, विक्रम भाई चैनल बंद ना करें, जो दिक्कत है उसके सुलझाने की कोशिश करेंगे हम लोग आपके साथ ही। धन्यवाद भाई जी। विजय भाई कह रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है कहानी, और इस उपन्यास में लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है इस उपन्यास में, क्योंकि इतनी आसानी से काम हो जाए ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अभी देखते हैं क्या होता है। वानखेड़े भी ट्रक की तलाश में लग चुका है और अब उसे जीवनलाल मेहता भी इस बीच में टांग फंसाए हुए हैं। तो बहुत कुछ होगा उधर, देखते हैं क्या क्या होता है। अगले एपिसोड का इंतजार रहेगा। हाँ, ये जीवनलाल मेहता ने ही तो यू नो रंग में भंग डाल दिया उनके। मतलब मुझे हैरानी है कि ये गैराज का गेट खोल के बैठे हुए थे क्या? भाई गेट ही बंद कर दो, कम से कम कोई आए तो ना सीधे ही। मेहता भी आ रहा है तो खड़का के आता। खैर, कहानी को भी तो बनाना था।
विजय जी का अगला कमेंट है, अभी तो राजेंद्र सकोलिया का हिसाब भी बाकी है देवराज चौहान की तरफ, उसका हिसाब भी तो करना है, इसलिए अभी तक टक्कर में होनी है टक्कर। हाँ, देखते हैं किसका किसका फोटो है, किसकी किसकी टक्कर से। सही कहा, एक फाइट तो होनी बनती है ना। इस्लामुद्दीन जी कह रहे हैं, 2-3 दिन से कमेंट करने के बारे में सोच रहा था, पहले तो लगा कि चैनल बंद ना हो जाए, पर विक्रम भाई आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद इस्लामुद्दीन भाई। सागर सिंह कह रहे हैं, मुझे लगता है वैन में नहीं है खजाना, वो नकली है। यार, पॉइंट तो आप बड़ा जबरदस्त उठा कर लाए हो। अगर ऐसा हो गया, वैसे होता नहीं है, देवराज चौहान के साथ ऐसा होता नहीं है, नहीं, खजाना तो असली होगा। हाँ, वैसे वो कड़का हो चुका है ना, वो जो सिंघानिया है, हो सकता है उसने सारे बेच बाच के नकली रखे हों और उन्हें भी अब बेचने वाला हो, क्योंकि ये हीरे वीरे जो होते हैं, आम आदमी जब तक जौहरी ना गए तब तक तो कोई नहीं, आम आदमी तो सिर्फ चमक के हिसाब से ही खरीद लेता होगा, पता नहीं। संजय गुर्जर जी कह रहे हैं, विक्रम भाई ये सब कहानियां यूट्यूब म्यूजिक पर भी डाला, पर भी ऐड कर दीजिए, बहुत सारे लोग वहां ही सुनते हैं, तो क्या यूट्यूब उस पर अलग डालनी पड़ती है? पता नहीं भाई। ठीक है संजय जी, आपने जो कहा है मैं वो देखता हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो यूट्यूब म्यूजिक पर अलग से डालते हैं। ओके। विक्रम भाई ये सब कहानियां यूट्यूब पर अच्छा। संजय गुर्जर का दूसरा कमेंट है जी, गुर्जर जी का, ये 52 पत्ते के बाद की कहानी यूट्यूब म्यूजिक पर नहीं आ रही, ऐड करें प्लीज। भाई जी, मैंने तो एक भी ऐड नहीं करी, आपको मिल गई होगी कैसे न कैसे, हम तो यूट्यूब पर ही ऐड करते हैं, पर खैर आपने बताया तो हम देख लेते हैं। धन्यवाद बताने के लिए। SB4633, थैंक यू फॉर योर चैनल, आई एम न्यू टू दिस चैनल, discovered the audio version of books just a year back or two. ओके। SMP की तो आर्डेंट एडमायरर हूँ, उनकी किताबें पुराने समय में ले जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही, नहीं ये भी तो ले ही गए हैं। अब देखो, आज इस कहानी में कितनी बड़ी बात कही है, मतलब आज के जमाने के लोगों को एहसास नहीं होगा। मेहता फोन करने के लिए तरस रहा है, और तब ऐसा होता था, पब्लिक बूथ मतलब पीसीओ वीसीओ तो वैसे ही बंद हो जाता था, जो यूं भी लगाए होते थे ना बस अड्डे वस अड्डे पे, वो भी दिन कुछ घंटे ही चलते थे, वो भी नहीं चलते थे। वो बस, या फिर उनको उनका कंट्रोल जो होता था बस अड्डे वालों के पास ही होता था, उन्हें जब फोन करना होता था पता नहीं कैसे चल पड़ता था। आम आदमी बेचारा टकरें खाता फिर रहा है, उसको कोई फोन नहीं, उसे तो पीसीओ में जाकर पैसे ही देने पड़ते थे, पीसीओ वाला 3 रुपए मिनट लेता था। खैर, जब बेफिक्री के दिन थे और पढ़ना पढ़ाना होता था, फिर जिंदगी की भाग दौड़ में सब रह गया, अब पढ़ पाना नहीं होता है, आंखों पर जोर पड़ता है। सही कहा। तो ये ऑडियो वर्जन वरदान की तरह है, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद एसबी जी। इतनी मेहनत से आप इन्हें तैयार करते हैं, आपकी आवाज और पाठन शैली भी बहुत उम्दा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएमपी के अलावा पल्प फिक्शन हिंदी में और नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए था आपको, ट्रायल के तौर पर ही। कभी कोशिश भी की तो इतना वाहियात लेखन पाया कि फिर कभी कोई दूसरा लेखक कंसिडर नहीं किया। कमाल है, आपको अनिल मोहन जी नहीं टकरे टाइम पर। चलो, फर्स्ट टाइम अनिल मोहन की कोई कहानी कोई किताब सुनी, अच्छा, मुझे नहीं पता देवराज चौहान के अदरवाइज कैसे किस्से होते हैं, पर ये वाला तो लचर ही रहा। एसबी जी, आपने ऐसी जगह पर आकर ये बात कही है कि यहाँ यहाँ सब देवराज चौहान के दीवाने हैं, लचर हो फचर हो, हमें पसंद है।
वैसे सही कहा आपने। ये दोस्तों, इनका कमेंट ठेकेदार पर आया है। कहानी आपने सही कहा, वो हम सबको भी लगा था कि यार ये कुछ ज्यादा ही ढीला था। वो देवराज चौहान के स्टाइल का वो किताब नहीं थी। आप ये वाली किताब सुनिए, ये जो हम अभी कर रहे हैं टक्कर, आपको ठीक से पता लगेगा देवराज चौहान चीज क्या है। फिर आप भी हमारी तरह देवराज चौहान के फैन बन जाएंगे। ऐसा लगा कि निशा ही कहानी की हीरोइन है। हाँ, सही कहा आपने। नहीं, अनिल मोहन जी ना इस तरह, मतलब कभी कभी वो भगवान का अवतार बन जाते हैं, और ऐसे ही अनजान आदमियों को जो बिल्कुल ही यू नो द डाउन ट्रॉडन एंड द लास्ट मैन इन द लाइन, उस तरह के बंदों के ऊपर वो सारी मेहरबानियां न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा उनकी कई किताबों में है। बहुत ही बिखरा बिखरा सा कथानक था। एनीवेज, होप टू कम अक्रॉस बेटर वंस नेक्स्ट टाइम। बट एसएमबी के नॉवेल्स के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, धन्यवाद। आ रहा है एक और एसएमबी का नॉवल। खैर, मेरी एसपी जी आपसे गुजारिश होगी कि आप डेथ वारंट पढ़िए, आप सुनिए, आप 100 माइल्स सुन लीजिए, आप यू नो और बहुत से हैं, सारे के सारे ही ऐसे हैं। ये वाला सुनेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। दरअसल अभी ना हमने ये सब जो है ना, एसबी जी, ये सब 2000 के पहले बाद के हैं। अनिल मोहन जी की कलम का जो जादू है ना, वो 2000 के पहले वालों में से, और जैसे ये किताब 2000 से पहले की है। मैकेनिक का उदाहरण मैं काफी बार पहले भी दे चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं दूंगा। ये दोबारा फिर कभी दूंगा, ज्यादा बात टाइम हो जाएगा। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अमर सिद्धू जी कह रहे हैं बहुत अच्छी कहानी चल रही है विक्रम भाई, देवराज चौहान ने मुश्किल काम कर दिया। हाँ, बहुत सही काम किया है। और ये जो काम कर दिया है ना, अब जो इस जगह पर फंसा है देवराज चौहान, अब देखना है कि कहां से कैसे निकलता है। और लेखक की क्वालिटी का भी पता लग जाएगा आपको कल के एपिसोड में, मतलब जो अगला 5वां भाग होगा। मुकेश अग्रवाल जी कह रहे हैं विक्रम जी और सभी साथियों को दिवाली दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भाई जी। प्रदीप जी कह रहे हैं ट्राई टू रीड वेद प्रकाश कंबोज नॉवल विजय रघुवंश सीरीज, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। प्रदीप जी धन्यवाद। मैं एक आधा पढ़कर देखता हूँ, फिर बात करते हैं। एस बी जी, आपको पता लग गया है। खैर, गुड दैट यू आइडेंटिफाइड। लेकिन मैं अभी नहीं बोलूंगा। आपने अगर पढ़ा है तो उसे पूरा सुनिएगा, फिर बात करेंगे। रवि कुमार जी कह रहे हैं विक्रम जी नमस्कार, मेरा नाम रवि है। नमस्कार भाई जी। मैं अनिल मोहन जी का फेवरेट पाठक उपन्यासों का मैं 2000 साल से उपन्यासों की पढ़ रहा हूँ। सन 2000 में कभी इनकी किताबों को पैसा करता था रेलवे बुक स्टॉल पर। उन दिनों में मेरी किताबों की दुकान थी। मैंने मन से मुलाकात मैं उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। अच्छा, ये मेरे पास आते थे बुक्स उपन्यास को लेकर सेल के लिए। विक्रम जी, मेरा कहना था कि बहुत अच्छी लगती है पुराने दिनों की याद करना। पुरानी बातें बहुत याद आ जाती हैं। उस समय में मैं 13-14 साल का था जब उनके उपन्यास से बचा करता था। पुरानी यादों में ले जाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। धन्यवाद रवि कुमार जी। अगर मैं आपका तात्पर्य समझा हूं तो आप अनिल मोहन जी से मिले हैं, वो आपकी किताबों की दुकान पर आते थे अपने उपन्यासों को लेकर। हाँ, ठीक है, खुशकिस्मत है आप।
सुनिए हमारी कहानी, मतलब अनिल मोहन जी की कहानियां, मजेदार कहानियां। कृष्णा बहन का कमेंट है, विक्रम भाई नमस्कार, बढ़िया उपन्यास, लेकिन देवराज चांद ने एक बात नहीं सोची, जब रजत सिटी ट्रक कहीं दूर छोड़ने जाएगा तो कैसे जाएगा? चारों तरफ बैरियर लग गए हैं, पुलिस लग गई है, कहीं भी पकड़ा जा सकता है। कृष्णा बहन, ये तो सोचना बात की बात है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई साहब किधर को वो गए हैं, बंदा दाएं गया है तो आप बाएं मुड़ जाओ, ये तक नहीं सोचा उन्होंने। लेकिन वो बेचारे कैसे सोच सकते थे, अनिल मोहन जी ने सोचने नहीं दिया, है ना। कहानी तो वो होनी चाहिए जिसमें ना, मतलब पाठक के भी जो है ना, दिमाग के पेच ढीले हो जाएं। अब ये सरासर की हुई गलती है ना। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि देवराज चांद जो ट्रक को बैक होते हुए देख रहा है, क्या उसे नहीं पता था? प्लान बना हुआ है कि भाई तुम इसे कहीं आगे साइड में ले जाओ। अच्छा, वो 1 किलोमीटर के दायरे में गए, 1 किलोमीटर तो जरा सा वो होता है। इधर ट्रक स्टार्ट हो रात को, 1 किलोमीटर का आवाज नहीं जाती? क्या बात करती? तो कम से कम उसे 2-3 किलोमीटर दूर ले जाना चाहिए था, इतने बड़े ट्रक की आवाज। लेकिन फिर कहानी को जब दूसरी सेटिंग में ठीक किया जाता है ना, तब इस तरह की बातें होती हैं। पहले लिख ली जाती है, फिर देखा जाता है कि कौन सा हिस्सा जो है वो हिल गया है, इसको ठीक किया जाए। फिर इस तरह की गलतियां निकलती हैं, यानी डाली जाती हैं उसमें कि ये अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाता है। जैसे आपने सही कहा कि वो कहाँ, दूर तक कहाँ छोड़ने जाएगा। सच में जब इस तरह की कोई हालात होती है तो हमने देखा है कि शहर में पुलिस चारों तरफ घूम रही होती है। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 3-4 किलोमीटर जो है बिना पुलिस की नजर में आए। और यहाँ हम लोग सिर्फ पुलिस की बात कर रहे हैं, वर्दीधारियों की, जो भारत के लोग समझते नहीं हैं, या समझते हैं लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं फैक्ट को, कि भारत की पुलिस अंग्रेज की बनाई हुई है। अगर एक थाने में 50 सिपाही हैं तो उस थाने के उन 50 सिपाहियों के 5,000 मुखबिर होंगे। पत्ता भी इधर से उधर नहीं हिलता, इसीलिए उसको SHO कहा जाता है। खैर, लेकिन कहानियां तो कहानियां ही हैं और हमें अच्छी लगती हैं। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए कृष्णा बहन। चलिए दोस्तों, कृष्णा बहन का अंतिम कमेंट था 8 घंटे पहले, तो मैं अब इस कहानी को खत्म करके अपलोड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं हम इस कहानी के अगले भाग में। तब तक प्रभु से प्रार्थना है आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।